नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और जो-जो कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ बहुत इम्पोर्टेंस लेवल्स में है और एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। तो उस हिसाब से जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 5 पैसा डॉट कैपिटल लिमिटेड के बारे में। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे एक बात आपको पूछना है कि आपको कौन-सा एंगल से ऐसा लगा कि हाँ, कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? आप जानते नहीं हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है और कंपनी का प्रोमोटर कौन-सा है और प्रोमोटर कौन है? सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 5 पैसा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। आप देखेंगे इसका प्रोमोटर कौन है? मिस्टर निर्मल जैन। आप इस नाम को शायद आपको पता नहीं है, इस नाम के बारे में मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। इस मिस्टर निर्मल जैन सिर्फ 5 पैसा कैपिटल्स का ही प्रोमोटर नहीं है। अगर इसको मैं इन डेप्थ के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के ऑप्शन में जाकर मैं इस व्यक्ति के नाम के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। ध्यान से देखना एक चीज़ को कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने किस-किस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा 361, 5 पैसा कैपिटल, आईआईएफएल फाइनेंस और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़। आप सभी जानते हैं ये सारे के सारे फाइनेंस कंपनी है। सारे के सारे फाइनेंस कंपनी है, साथ ही साथ आईआईएफएल जो सिक्योरिटीज़ है, वो भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो 5 पैसा कैपिटल्स एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ ये दोनों ही स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी दो और सारे कंपनीज़ के ऊपर इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है। अगर ओवरऑल मैं होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो 361 के ऊपर 6.98% का होल्डिंग्स और 5 पैसे के ऊपर 20% से भी ज़्यादा आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर 12.5% और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर 15.5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या आपको थोड़ा-सा भरोसा जग रहा है? अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं और भी आपको बता दूँ। देखिए जिस कंपनी के ऊपर एफआईएस 2020 कोविड के टाइम में 17% होल्डिंग रखते थे, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 23% और पब्लिक के पास कितना 48% के आसपास होल्डिंग्स था, आज बढ़ के हो चुके 43%। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर करेंगे, सर डीएस कहाँ कहाँ गया? डीएस क्यों नहीं निवेश किया? देखिए कुछ सिचुएशन वाइज़ देखा जाए तो डीएस ने इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों नहीं किया, उसके मैं कारण आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। मगर जितने सारे इन्वेस्टर है, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान से देखना इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक छोटा-सा कंपनी है और इसका बड़ा होने का हायर कैपेबिलिटी है क्योंकि इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है इंडिया में होना स्टार्ट हो चुके हैं और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का भी ग्रोथ होगा क्योंकि इंडिया में अभी 2.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करता है और जहाँ पे यूएस मार्केट में 55% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो उस हिसाब से लोगों के पास पैसा भी होगा तो उस हिसाब से लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी करेंगे। तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव हूँ जैसे कंपनी का पी रेशियो कितना है 26। अगर यही पी रेशियो मैं आपको 5 साल के हिसाब से दिखा दूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया 130 तक और अभी गिरते-गिरते कहाँ तक आ गया? कोविड के जो टाइम था, कोविड के टाइम के भी बहुत नीचे आ चुके हैं और एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में 65 और करंट पी रेशियो कितना है 22 के आसपास। इसका मतलब हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है 84 करोड़ से 85 करोड़, एक्सपेंस 66 करोड़ से 59 करोड़। ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी यहाँ पे 21% से बढ़ के हो चुके 30%। तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट 7% से बढ़ के हो चुके 15%। तो ओवरऑल यहाँ पे एक शानदार सा ग्रोथ देखने को मिला है। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक पॉइंट आपको बता दूँ कि कोविड की जो सिचुएशन था, उससे पहले भी कंपनी लॉस करते थे। जैसे 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में।
कोविड के सिचुएशन तक कंपनी के ऊपर लॉस देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो एक छोटा-मोटा करेक्शन होकर पॉजिटिव में है। तो सब कुछ जब पॉजिटिव में है, उसके साथ-साथ कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा भी कम होता गया और फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो उस कंपनी के ऊपर एक तो पॉजिटिव पॉइंट बनता है, एक प्लस पॉइंट तो बनता है। तो बाकी आप समझदार है तो काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी को मतलब भूल भी सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, मैं पहले बोल चुका हूँ, जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग आते हैं तो मैं एंट्री लेता हूँ। तो मैंने 2 ट्रेड आपको मेंशन किया, पहले यहाँ पे एक ट्रेड बना था। यहाँ पे जो ट्रेड बना, यहाँ पे 27% का एक रेंज ट्रेड बना। रेंज मतलब कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड बना। तो जहाँ पे एंट्री कहाँ पे हुआ था, एंट्री यहाँ पे हुआ और टारगेट कब मिला, यहाँ पे। तो 88 डेज में आपको 26% यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल गया। तो नेक्स्ट मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, क्योंकि देखिए बहुत टाइम तक इसी रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए थे। तो रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब लॉन्ग जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट होते हैं और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब ब्रेकआउट तो हुआ, तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा। तो रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे मुझे एक शानदार सा कैंडल मिला और इस कैंडल का हाई के ऊपर मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे मुझे टारगेट बुक मिला। तो यहाँ पे भी अगर टारगेट में मेंशन करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट टारगेट मिला है 28% के आसपास, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 35 डेज में। एक मंथ के अंदर अंदर 28% का रिटर्न भी मिला। इस जो ट्रेड मिला था वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जितने सारे ट्रेड मिलता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर से मैं एक बार ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूँ, मतलब तैयार हो चुका हूँ। ट्रेड अभी तक नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, और मैं यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल दिखा तो मैं एंटी लूंगा और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाकर चलूंगा। तो हमेशा एंटी लेवल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा। तो आपको अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। रिलैक्सो फूडवेयर आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर फूडवेयर कंपनी है। इंडिया के नंबर वन फूडवेयर कंपनी भी बोल सकते हैं। देखिए नंबर वन एक टाइम तो बाटा इंडिया था, तो उसके बाद रिलैक्सो सेकंड पोजीशन में था। फिर भी आज रिलैक्सो नंबर वन है, क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से। आप ध्यान देंगे कभी कभी बाटा भी नंबर वन हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट कैप उतना डिस्टेंस नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन होने के बाद ही ये चेंजिंग हो जाता है। तो अगर आप पूछेंगे कि सर इस दोनों कंपनी के ऊपर आपका कौन सा फेवरेट है, मैं ऑब्वियसली रिलैक्सो मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कहूंगा कि बाटा कंपनी खराब है, ऐसे नहीं कहूंगा, बाटा ने बहुत पुराना कंपनी है। तो मुझे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है रिलैक्सो के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है। जहाँ पे बाटा का जो परफॉर्मेंस है उसमें देखिए कंपनी के पास कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। तो रिलैक्सो के जो परफॉर्मेंस है, आरओसी आरओई देखिए एवरेज के आसपास है। हाँ, एक पॉइंट इस कंपनी के ऊपर मुझे बिग नेगेटिव लगा, जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वो क्या है? कंपनी का पी रेशियो। अगर इसी पी रेशियो के मैं कंपैरिजन करूँ कंपनीज के प्रीवियस पी रेशियो में, तो कंपनी देखिए लगातार लगातार पी रेशियो को हाई करता जा रहा है। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना है? 90 के आसपास। और कंपनी करंट जो पी रेशियो दिखा रहा है तो बहुत हाई है। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर एकदम खराब हो चुके हैं। एक टाइम कंपनी का अर्निंग पर शेयर 11 रुपीज के आसपास था, आज वो बन चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 6 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ और पी रेशियो हाई हुआ, इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए सेल्स भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी आया। ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो देखा जाए तो रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। और कंपनी का CWIP में देखा है तो 89 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो रिलैक्सो के ऊपर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सोचिए, एज ए शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी कोई मौका मिले उसके फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो मौका कहाँ पे मिला? देखिए मौका जो मिला यहाँ पे मैं आपके साथ मेंशन भी किया था और टारगेट भी कितना शानदार अचीव हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। तो जब कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं तो उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो ब्रेकआउट किस कैंडल के ऊपर हुआ? तो ध्यान से देखना, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद कोई बात नहीं, करेक्ट ऐसे नहीं कि आप जब बाई करेंगे उसके बाद
टारगेट हो जाएगा, कभी-कभी उसको रिट्रेसमेंट भी करना है, उसके बाद वो टारगेट ईज़िली यहाँ पे अचीव कर दिया। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यूअसली आप जर्नी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स इंडिया के फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है उसको बनाने के काम करते हैं। एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस है वो एपीआई है। तो एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब इंग्रेडिएंट। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जितने सारे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स उसके साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, वो सारे कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली स्लो डाउन में जा रहा है और डाउन साइड में जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में अभी घट चुके हैं। तो प्रोडक्ट का डिमांड घटने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर भी देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स रिपोर्ट है, अब वो देखेंगे तो देखिए 550 करोड़ के आसपास सेल था, इस बार बढ़ के हो चुके 590 करोड़। आप कहेंगे सर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो सेल अच्छा खासा हुआ। हाँ, आपके बात सही है, मगर ये बात भी देखना कि प्रीवियस जो लास्ट जो कुछ क्वार्टर्स था, उस क्वार्टर में क्या था? कंटिन्यूअसली सेल क्या क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। कंटिन्यूअसली सेल इंक्रीज हो रहा था और इस बार कंपनी का सेल कितना डाउन हो गया। तो इसके एक ही पीछे कारण है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स और जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड कम हुआ है। तो इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया। जैसे पिछले बार 53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बाकी पैरामीटर्स जैसे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। लास्ट कुछ ईयर 3 इयर्स और करंट सिचुएशन में ठीक नहीं है। बाकी तो सीएजीआर का परसेंटेज भी ठीक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी रिजर्व को मेंटेन करते हैं और इस बार हाईएस्ट रिजर्व को जनरेट किया, 1000 करोड़ भी क्रॉस आउट कर दिया। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है, तो बोरिंग्स आप देखेंगे तो 272 करोड़ से बढ़ के बन चुके हैं 535 करोड़ के आसपास। तो बोरिंग्स भी बढ़ा और कर्जा मतलब रिजर्व भी बढ़ा। तो बोरिंग्स किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, कि कंपनी के देखिए दो तरीके से बोरिंग्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब मान के चलिए 5 साल 10 साल तक के लिए कर्जा लेके रखा है, उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब मान के चलिए 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए कर्जा लिया, 1 मंथ के लिए भी कर्जा ले सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी कर्जा ज्यादा लिया लॉन्ग टर्म के तुलना से। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास है। तो बीच में डीएस और एफआईएस ने उतना होल्डिंग्स नहीं किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था कि इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा एक मोमेंटम दिखेगा। तो रेंज को तो ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट दे दिया, तो मैंने एंट्री नहीं ले पाया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, तो एक करेक्शन होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज तक जरूर आएगा, जो लेवल है 521 के आसपास। तो इस लेवल को आने दीजिए, उसके बाद कोई भी मौका मिले, कोई भी एक पैटर्न क्रिएट हो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद अगर यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हो जाता है तो मेरा जो पैटर्न्स है, मेरा जो फेवरेट पैटर्न्स है वो यहाँ पे हो कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं कोई ट्रेड लेने के लिए जरूर सोचूंगा। और आपके साथ भी मेंशन करूंगा और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर जहाँ पे जाकर आप सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है वीर ग्लोबल जो इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनीज है, तो ये कंस्ट्रक्शन और रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअली देखा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है, तो कंपनी सिर्फ बीएससी में लिस्टिंग है, छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर आज तक 1 करोड़ तक भी प्रॉफिट नहीं कर पाए। और कंपनी ने एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को दिखाया और रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, वो क्या है, वो है बोनस का। तो 22 अगस्त एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से हर किसी को देने वाला है जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ
किसी भी कंपनीज़ के ऊपर एज़ अ ब्लाइंडली निवेश मत करना है। देखिए, मैं आपको बहुत बार ये बात भी बोल चुका हूँ कि मेरे जितने सारे वीडियोज़ हैं, वो सारे के सारे एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ में है, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सारे डिटेल्स दिखाने के लिए मैं बनाता हूँ। कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर बाय करिए, सेल करिए, होल्ड करिए। ये सारे के सारे चीज़ आपको ही करना है और बाकी आपको कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बोल सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। थैंक यू।